हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 जून 2020 की बात करें तो आज के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार हैं। अटल इनोवेशन मिशन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। इसमें देखते हैं क्या है। 5 जून 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, बहुत नाम सुना होगा आपने, CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने आपसी हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि मतलब अटल इनोवेशन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन साथ में आया है। तो कौन कौन साथ में आया है, एक तो CSIR साथ में आया, एक अटल इनोवेशन मिशन, दोनों आपस में साथ में साझेदारी किया और क्या बढ़ावा दे रहे हैं, नवाचार, उद्यमिता और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्य बिंदु की बात करें अगर, इसकी खास बातें क्या हैं। CSIR इंक्यूबेटर अटल इनोवेटिव मिशन के तहत इस नई परियोजना में विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। विश्व स्तर के लिए स्टार्टअप होगा, वे नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। मतलब जो उद्यमिता है उसके साथ साथ ये नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए भी काम करेंगे। 6 जून रूसी भाषा दिवस। प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया। सन 2010 से स्टार्ट हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है रूसी भाषा दिवस? अगर पूछा जाए किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। कब से? 2010 से। किस तारीख को? 6 जून को। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है 6 जून को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुष्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक कहा जाता है, इसीलिए वो 6 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत AFC महिला कप की मेजबानी करेगा। 5 जून 2020 को एशियाई फुटबॉल महासंघ ने पुष्टि की कि भारत 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। ये फुटबॉल का एक लीग है। यह पहली बार है जब भारत इस कप की मेजबानी कर रहा है। बहुत ही बड़ी बात है। 2022 में पहली बार है। किस तारीख को डिसाइड हुआ है? 5 जून को डिसाइड हुआ है। मुख्य बिंदु की बात करें तो एशियाई फुटबॉल महासंघ ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को होस्टिंग अधिकार सौंप दिए हैं। यह टूर्नामेंट 2022 में होगा और इसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मतलब जो फुटबॉल लीग है जिसका इंडिया मेजबानी करेगा उसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में 1980 और 1983 में 2 बार रनर अप रही है और 1981 में कांस्य पदक जीता है। ये अचीवमेंट है 3 बार का इनका। अब एशियाई फुटबॉल महासंघ की बात करें तो एशियाई फुटबॉल महासंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। जैसे हर एक संस्था की बॉडी होती है वैसे ये फुटबॉल की है, वो भी एशिया के। तो इसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी उसको कंट्रोल करती है। इसकी स्थापना 8 मई 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 8 मई 1954 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर। अगर पूछा जाए एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है तो कुआलालंपुर में है। इसके कुल कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं। अब इंडिया की भी लीग होगी, जैसे एशियाई है वैसे इंडिया की लीग होगी। तो इंडिया का क्या नाम है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, AIFF। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। यह देश में फुटबॉल की प्रतियोगिताओं को मंजूरी देता है। बेशक नाम से ये फुटबॉल का, तो बिल्कुल फुटबॉल की प्रतियोगिता में मंजूरी देगा और आयोजन भी करेगा। भारत में वर्तमान में आयोजित की जाने वाली फुटबॉल की प्रमुख प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? इंडियन सुपर लीग। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है किस प्रतियोगिता कौन सी लीग है, किस प्रतियोगिता में शामिल होती है? इंडियन सुपर लीग, आई लीग, फेडरेशन कप, ये क्या है? फुटबॉल की लीग है। AIFF को फीफा और से 1948 में एफिलिएट किया गया था। ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम, इसमें देखते क्या है। 4 जून 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ट्यूलिप TULIP नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए लॉन्च किया गया है। जो ये कार्यक्रम है जो नए इंजीनियरिंग स्नातक हैं, मीन्स जो बीटेक करके आ रहे हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है।
इस कार्यक्रम के तहत उन्हें भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसके तहत स्वरोजगार मिलेगा और इंडिया में ही रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंटर्नशिप 1 वर्ष के लिए आयोजित की जाएगी। कितने समय के लिए रहेगी? 1 वर्ष के लिए। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के क्षेत्रों वित्त पोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण इंजीनियरिंग आदि शामिल है। ये सभी हैं। पोर्टल की बात की जाए, इसी पर पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। पोर्टल के साथ ट्यूलिप एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इच्छुक स्नातक इस पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये जो है इसको इसलिए ऑन किया गया है ताकि उसके तहत जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो अप्लाई कर सकें, और अप्लाई करेंगे तो आसानी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ है। भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हो गया है। भारत इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों में से एक है। मतलब 50 देशों ने भाग लिया था वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में, और भारत भी उसमें से एक था। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह शिखर सम्मेलन GAVI वैक्सीन एलायंस के लिए कम से कम 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ये जो है कितना 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसमें ब्रिटेन बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश ने कोविड-19 वैक्सीन की खोज का समर्थन करने के लिए वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि वैक्सीन जल्दी से जल्दी खोजी जा सके। विश्व आर्थिक फोरम 2 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। जो विश्व आर्थिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो 2 शिखर सम्मेलन शामिल करने वाला है। क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। 3 जून 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की कि यह द ग्रेट रिसेट थीम के तहत दावोस में अपने शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को अ यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या दिया है? अ यूनिक ट्विन समिट। विश्व आर्थिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। खास बातों की बात की जाए मुख्य बिंदु की तो विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 400 शहरों से वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज, बहुहितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के हजारों युवाओं को आकर्षित करना, उन्हें नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध करवाना है, जो इसका मुख्य कार्य है। फिर अब विश्व आर्थिक फोरम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय। इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक निजी सहयोग द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार के लिए किया था। ठीक है, किसने किया था इसके बारे में समझ लीजिए। क्लाउस श्वाब ने। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अगर पूछ लिया जाए विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। यह संगठन राजनीति, व्यापार, शिक्षा तथा उद्योग इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स के भी कार्य करता है। मतलब सबके साथ मिलकर कोई भी कार्य हो उसको निपटाने का कार्य करता है। अब आज के करंट अफेयर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिए, आइए देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। सरकार अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वनों के विकसित करने के लिए नगर वन योजना लागू करेगी। 5 वर्षों के अंतर्गत है, 200 शहरों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बिजली मंत्रालय ने #ICommit पहल शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। किसने शुरू किया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्योंकि राजमार्गों पर अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, उसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों और शिक्षकों के लिए बुकलेट कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण लॉन्च की। इसे NCERT और यूनेस्को द्वारा तैयार किया गया है। क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ITBP ने चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर सैनिकों
की तैनाती के लिए चंडीगढ़ और गुवाहाटी में अपने नए स्वीकृत ट्विन कमांड को ऑफिशियलाइज्ड किया। आईटीबीपी ने किया है ये कार्य, चूँकि इस समय तनाव काफ़ी ज़्यादा है, उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। CSIR और अटल इनोवेशन मिशन विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमशीलता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। ऊपर इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है, जिक्र किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। राहुल श्रीवास्तव जी हैं जिसको रोमानिया में नियुक्त किया गया है। स्कीम फ्रीज, इसमें देखते क्या है, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को चालू वित्त वर्ष में कोई नई योजना शुरू नहीं करने के लिए कहा। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कोविड-19 के तहत ये माना जा रहा है कि जो आर्थिक कोष है वो काफ़ी हद तक खाली हो चुका है, सारी आर्थिक गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, इसीलिए वित्त मंत्रालय ने सबको सजेस्ट किया कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आत्मनिर्भर अभियान पैकेज और किसी अन्य विशेष पैकेज या घोषणा के तहत योजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाएगा। जो योजनाएं हैं इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए पहले से अनुमोदित योजनाएं 31 मार्च 2021 या अगले आदेशों तक निलंबित रहेंगी। जो पहले से योजनाएं हैं वो सब काम नहीं करेंगी, इसमें रुकी रहेंगी। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में जीडीपी 1.5% रह सकती है। पॉजिटिव ही रहे यही बड़ी बात है, नहीं तो जीडीपी निगेटिव ही जा सकती है। रीज़न कोविड-19। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के भुगतान और संरचना विकास कोष की स्थापना की है। देख लीजिए डिजिटल भुगतान के लिए कितने की स्थापना की है, 500 करोड़ रुपए की। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप एग्जाम देते हैं या वैसे भी एग्जाम देते हैं आर्थिक जगत से, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी योजना में कितना इन्वेस्ट किया गया है। अबू धाबी स्थित संप्रभु निवेशक मुवाडाला ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85% की हिस्सेदारी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए का निवेश किया है। किसने किया है ये देख लीजिए, और किसमें किया है ये ध्यान देने योग्य बात है। बायोकॉन के एमडी किरण मजूमदार शाह को हवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया था। 5 जून को अवैध, अनियंत्रित, अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। एक दूसरा दिवस भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की, फेसबुक रूसी, चीनी और अन्य सरकार नियंत्रित मीडिया संगठनों को लेबल करना शुरू करेगा। ऐसे संगठनों के विज्ञापनों को अवरुद्ध किया जाए जो अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हैं। अमेरिका को टारगेट जो किया जाता है उन सबको रोक दिया जाएगा। खेलकूद करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो भारत को महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 के लिए मेज़बान के रूप में चुना गया। ऊपर इसके बारे में हमने डिटेल्स में अध्ययन कर लिया है। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।